दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम विलियम सोमरसेट मॉहम की लिखी गई एक कहानी द लोटस ईटर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, विलियम सोमरसेट मॉहम एक इंग्लिश प्लेराइट, नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो जनवरी 25, 1874 को पेरिस, फ्रांस में पैदा हुए। द लोटस ईटर सोमरसेट के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है। यह कहानी होमर के ओडेसी में मौजूद एक कहानी का मॉडर्न वर्जन है। ओडेसी में यूलिसिस के साथी लोटस नामी एक फल खाने के बाद घर लौटने की तमन्ना छोड़ देते हैं, और किसी हद तक इस कहानी का थीम भी कुछ ऐसा ही है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1832 में द लोटस ईटर्स के टाइटल से एक नज़्म भी लिखी थी। चलें इस कहानी की समरी शुरू करते हैं। कहानी की सेटिंग इटली के एक शहर कैप्री है और वक्त 1940 है। सबसे पहले कहानी में मौजूद जगहों को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। कैप्री इटली में मौजूद एक जजीरे का नाम है जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पियाज़ा एक पब्लिक स्क्वायर या मार्केट प्लेस को कहते हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, और ये एक इटालियन लफ्ज़ है। फ्रेग्लियोनी पानी में मौजूद ये दो बड़े पत्थर हैं जो कैप्री आइलैंड से नज़र आते हैं। मोहम कहता है कि ज़्यादातर लोग वही ज़िंदगी जीते हैं जो हालात ने उन्हें मुहैया किया है। गर्चे कुछ लोग कुड़ते हैं और सोचते हैं कि हालात मुख्तलिफ भी हो सकते थे, मगर ज़्यादातर वही ज़िंदगी जीते जाते हैं। आगे वो कहता है, दे आर लाइक ट्रेन कार्स ट्रेवलिंग फॉरएवर ऑन द सेल्फ सेम रेल्स। दे गो backwards and forwards inevitably till they can go no longer and then are sold as scrap iron। वो एक गाड़ी की तरह हमेशा एक ही रास्ते पर आगे पीछे जाते रहते हैं, तब तक जब तक उनकी सारी तवानाई और हिम्मत ख़त्म नहीं हो जाती, और फिर वो किसी काम के नहीं रहते और फिर करोड़ों के भाव बेचे जाते हैं। शायद हम जैसे हर आम शख्स की ज़िंदगी उस गाड़ी की तरह है जो बस एक ही रास्ते पर सदा चलता रहता है और आखिरकार बेकार होकर कहीं फेंका जाता है। मोहम कहता है कि कोई ऐसा शख्स शाज़ व नादिर ही मिलता है जिसने अपना रास्ता खुद चुना हो और हालात के रहमो करम पर नहीं रहा हो, और जब ऐसा कोई शख्स मिल जाए तो उसके बारे में जानना किसी तरह से भी गैर ज़रूरी नहीं है। इसीलिए वो थॉमस विल्सन से मिलने का मुतमन्नी था, क्योंकि उसने भी एक बोल्ड कदम उठाया था, और जो कुछ मोहम ने उसके बारे में सुन रखा था उससे अंदाज़ा ये लगाया था कि वो यानी विल्सन एक अजीब सा शख्स होगा। मोहम को बताया गया था वो किसी से खुलकर बातचीत नहीं करता है, मगर वो पुरुमीद था कि विल्सन से किसी न किसी तरह दिल की बातें उगलवाएगा। और लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, यकीनन उसकी कहानी इतनी मुनफरिद नहीं होगी, और वो यही जानना चाहता था। आखिरकार वो विल्सन से कैप्री में पियाज़ा पर मिलता है जहां वो अपने दोस्त के विला में रुका हुआ है। शाम का वक्त था जब लोकल्स और फॉरेनर्स ठंडी हवा में बैठकर बातचीत करने के लिए इधर उधर का रुख करते हैं। वहां वो अपने मेज़बान दोस्त के साथ मौजूद था और जजीरा इश्किया को देख रहा था कि अचानक उसके दोस्त ने कहा कि वो देखो, वहां है विल्सन, और दीवार पर बैठे एक शख्स की तरफ इशारा किया। वो एक मामूली जिसामत का और सफ़ेद बालों वाला कमज़ोर सा शख्स था जो दूसरी तरफ देख रहा था। फिर उन्होंने इधर उधर लोगों के चहल पहल को देखा। तभी चर्च की घंटी बजी। मोहम इस नज़ारे में इतना मगन था कि उसे विल्सन का ख्याल नहीं रहा। इतने में विल्सन उनके सामने से गुजरने लगा तो मोहम के दोस्त ने विल्सन को रोका और उससे पूछा, हेलो विल्सन, आई हैवंट सीन यू बैथिंग द लास्ट फ्यू डेज। यानी पिछले कई दिनों से उसने विल्सन को बीच पर नहाते नहीं देखा। विल्सन कहता है कि वो तब्दीली की खातिर दूसरी तरफ नहा रहा था। फिर वो विल्सन को मोहम से मिलाता है। विल्सन उसे ख़ास अहमियत नहीं देता है। फिर वो विल्सन को ड्रिंक की दावत देते हैं। विल्सन कहता है कि वो खाना खाने जा रहा था, तो मोहम उससे कहता है कि क्या वो खाने को थोड़ी देर टाल नहीं सकता। फिर वो ड्रिंक्स लेने के लिए ओरिगेनोस जाते हैं। मोहम अगली पैराग्राफ में विल्सन का हुलिया बयान करता है कि उसने नीले रंग का कॉटन का शर्ट पहना था, ग्रे ट्राउजर्स थे और कपड़े साफ नहीं थे,
और बहुत पुराने चप्पल पहन रखे थे और उसका हुलिया जगह और मौसम के मुवाफिक था और वगैरह वगैरह। वो ओरेगोन के बाग में बैठते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं। उनके गिर्द बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे। डोना लूशिया, जो उसके मेज़बान दोस्त की वाइफ थी, गर्ची अधेड़ उम्र की थी मगर जवानी के हुस्न के आसार उसके चेहरे पर मौजूद थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसकी मुस्कुराहट मोहब्बत से भरी थी। उन तीनों ने थोड़ी देर गुफ्तगू की, क्योंकि कैप्री में स्कैंडल्स होते रहते हैं तो उनके लिए टॉपिक ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। इधर उधर की बातें करते रहते हैं। क्योंकि कुछ खास बातें नहीं होती इसलिए विल्सन उन्हें छोड़ के चला जाता है। फिर जल्द ही वो दोनों भी विला पर जाते हैं और खाना खाते हैं। रास्ते में मोहम का दोस्त उससे विल्सन के बारे में पूछता है कि मोहम को विल्सन कैसा लगा। तो वो कहता है कि उसे विल्सन कुछ खास नहीं लगा और उसे लगता है कि जो बातें उसके बारे में सुनी थीं वो झूठ लगती हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि किसी के बारे में ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की सलाहियत रखता है। आगे मोहम कहता है कि वो रोज़ नहाने जाया करते थे और लीमू और अंगूर के दरख्तों से होकर सी साइड तक जाते थे। 2 दिन बाद फिर से उनकी मुलाकात विल्सन से हो जाती है। जब वो बीच की तरफ जा रहे होते हैं तो वो विल्सन को देखते हैं। विल्सन भी उन्हें देखता है और हाथ से इशारा करता है। मोहम कहता है कि साहिल पर रेत की बजाय गोल गोल पत्थर थे जिससे चलने में ज़रा दुश्वारी होती थी। विल्सन मुंह में पाइप लिए खड़ा था और उसने सिर्फ ट्रंक्स पहन रखे थे। फिर वो दोनों साथ नहाने निकलते हैं और पानी के किनारे पहुंचते ही पानी में कूद जाते हैं। पानी बहुत साफ है और गहराई 30 फीट के करीब है, मगर पानी इतना साफ था कि तह नजर आ रहा था। फिर वो तैरने के बाद जब बाहर आता है तो विल्सन के पास जाकर बैठ जाता है। विल्सन एक तौलिए पर उल्टा लेटा हुआ है और एक किताब पढ़ रहा होता है। मोहम के आने पर वो किताब बंद करता है और उससे बातें करने लग जाता है। फिर वो पानी की तारीफ करते हैं। वो टाइबेरियस का जिक्र करते हैं। टाइबेरियस सीजर ऑगस्टस रोम का दूसरा बादशाह था जिसने 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक रोम पर हुकूमत की थी। विल्सन कहता है कि उसने सुटोनियस पढ़ी थी। चूंकि मोहम भी रोम की तारीख पढ़ चुका था इसलिए कुछ खास नया सुनने को नहीं मिला, मगर उसे यह अंदाज़ा हो गया कि विल्सन का मुतालिया काफ़ी वसी है। विल्सन कहता है कि ऐसे जगह पर रहते हुए जिसकी निस्बत तारीख के अजीम बादशाहों से है, इंसान को ऐसा लगता है कि वो तारीख में जी रहा है। फिर मोहम विल्सन से पूछता है कि वो कब से वहाँ मुकीम है। वो कहता है कि 15 साल से। वो मोहम से पूछता है कि क्या उसने इस जर्मन शख्स की कहानी सुनी है जो सिर्फ लंच की खातिर यहाँ नेपलिस आया था और फिर कभी वापस नहीं गया और 40 साल यहाँ गुजारे। फिर वो अपनी मिसाल देता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बस फ़र्क यही है कि 40 साल नहीं हुए हैं। इतने में मोहम का दोस्त फ़खरिया अंदाज में पानी से बाहर आता है, क्योंकि वो 1 मील तैर चुका था और फिर गुफ्तगू दूसरी चीज़ों की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद मोहम और विल्सन की कई मुलाकातें होती हैं जो कि या तो पियाज़ा पर या बीच पर होती हैं। मोहम कहता है कि विल्सन का मुतालिया काफ़ी वसी था, ख़ास तौर पर रोम की तारीख के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा था। एक दिन मोहम और उसके दोस्त ने मोंट सोलेरो जाने का फैसला किया और चूंकि विल्सन भी साथ ही था तो उसको भी दावत दी कि अगर वो आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। तो विल्सन ने दावत कबूल की। उन्होंने फैसला किया था कि वो मोंट सोलेरो जाएंगे और वहाँ उनकी पसंद की एक टैवर्न में खाना खाएंगे और फुल मून के नज़ारे से लुत्फानंदोज भी होंगे। मगर ऐन मौके पर मोहम के दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई और वो नहीं जा पाया, तो मोहम और विल्सन चले गए। वो दोनों मोंट सोलेरो गए और नज़ारों की खूब तारीफ़ की और फिर होटल में खाना खाने चले गए। खाने का ऑर्डर वो पहले ही दे चुके थे। वो खाना और शराब पीने के बाद अंगूरों के एक बाग में बैठते हैं। फिर वहाँ बैठकर वो मज़ीद शराब पीते हैं और विल्सन अपना पाइप पीता है। फिर वो फुर्सत या फरागत की अहमियत के बारे में बात करते हैं। विल्सन कहता है, लेजर इफ़ पीपल ओनली न्यू इट्स द प्राइसलेस थिंग अ मैन कैन हैव, and they are such fools they don't even know it's something to aim at. Work. They work for work's sake. They haven't got the brains to realize that the only object of work is to obtain leisure. उसका मानना है कि फरागत यानी फारिग वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते। लोगों में इतना सेंस नहीं है कि ये समझ सकें कि काम का असल मकसद यही है कि कुछ फारिग वक्त मिल जाए। विल्सन आगे कहता है कि जब वो पहली बार कैप्री आया था तब भी फुल मून था और आज भी उसी तरह फुल मून है।
फिर वो इधर उधर की बातें करते हैं। मोहम अपने पहली बार इटली आने के बारे में बताता है। फिर वो मज़ीद वाइन ऑर्डर करते हैं और वाइन को प्योर जूस ऑफ ग्रेप कहते हैं। विल्सन कहता है कि अगले दिन वो नहाने गया और बीच पर बैठकर सामने नज़र आने वाले जजीरों के बारे में सोचने लगा। वहाँ पर एक फेस्टिवल भी चल रहा था और वहाँ विल्सन की मुलाकात एक अंग्रेज़ से हुई। उसने अंग्रेज़ से फेस्टिवल के बारे में पूछा कि यह कैसा फेस्टिवल है। अंग्रेज़ ने उसे बताया कि इट्स द फीस्ट ऑफ द असम्पशन, एट लीस्ट दैट्स व्हाट द कैथोलिक चर्च सेज इट इज़। तमाम ईसाई पूरी दुनिया में 15 अगस्त के रोज़ ये त्यौहार मनाते हैं। उनका मानना है कि उस रोज़ मैरी या मरियम जीसस क्राइस्ट की माँ जन्नत में दाखिल हुई हैं। और अंग्रेज़ आगे कहता है कि यह वेनस का फेस्टिवल है, काफिराना त्यौहार, एफ्रोडाइट का समंदर से बाहर निकलना वगैरह वगैरह। एफ्रोडाइट एक ग्रीक देवी का नाम है। वो मोहब्बत, हुस्न, लज्जत वगैरह की देवी है। खैर, मोहम कहता है कि उस अंग्रेज़ से बात करके उसे लुत्फ़ आया। फिर एक रात वो फ्रैग्लियोनी को देखने जाता है और कहता है कि अगर उसकी किस्मत में एक बैंक मैनेजर रहना लिखा होता तो वो बैंक मैनेजर ही होता। मोहम पूछता है कि क्या वो एक बैंक मैनेजर था। विल्सन कहता है कि वो क्रॉफोर्ड स्ट्रीट ब्रांच में मैनेजर था। विल्सन कहता है कि वो रात वहाँ उसकी आखिरी रात थी। पीर को उसे वापस बैंक ज्वाइन करना था। और आगे कहता है, जब मैंने पानी से बाहर उभरे हुए इन दो चट्टानों को देखा और इनके ऊपर चांद को देखा और पानी में मछेरों की कश्तियाँ और उनकी रोशनी, तो मैंने सोचा कि मैं इन हसीन नज़ारों को छोड़कर क्यों कर वापस जाऊं। मेरा और कोई है भी तो नहीं। बीवी 4 साल पहले मर चुकी थी और बच्ची अपने नानी के पास रहने गई थी। और नानी एक अहमक बूढ़ी औरत थी जो बच्ची का सही ख्याल नहीं रख पाई और ब्लड पॉइजनिंग की वजह से बच्ची के टांग काटना पड़े थे, मगर बच्ची बच नहीं पाई और बेचारी मर गई। मुझे अपने बच्चे और बीवी दोनों के मरने का दुख है। बीवी के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा था, मगर वो ट्रैवलिंग को पसंद नहीं करती थी और उसके मरने के बाद ही जिंदगी में पहली बार मैं इंग्लिश चैनल के इस पार आ पाया। मोहम पूछता है कि उसका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो विल्सन कहता है कि कोई नहीं है। वो अपने बाप का इकलौता बेटा है और उनके एक चचा थे जो उनकी पैदाइश से पहले ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। विल्सन कहता है कि फिर उसने सोचा कि वो इसी जजीरे पर ही क्यों ना रुक जाए, मगर फिर वापस जाने का फैसला कर लिया और वहाँ रुकने के हवाले से फिर से सोचने का फैसला किया। खैर, वो वापस लंदन चला गया। वो अपने आप को अहमक कहता है कि इस तरह उसने पूरा 1 साल ज़ाया किया, मगर पूरा अरसा वो कैप्री के बारे में सोचता रहा। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें 2 शहरों का जिक्र था, साइबेरिस और क्रोटोना। साइबेरिस में रहने वाले ज़िंदगी को एंजॉय करते थे और अच्छा वक्त गुजारते थे, जबकि क्रोटोना वाले मुशक्क़त तलब थे और मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे। और फिर एक दिन क्रोटोना वाले आए और साइबेरिस वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर एक अरसे बाद बाहर से और लोग आए और उन्होंने क्रोटोना वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह क्रोटोना और साइबेरिस दोनों तबाह हो गए और दोनों का एक ही नतीजा निकला और उसका मसला इसी कहानी से हल हो गया। बैंक वाले 30 साल से पहले बंदे को रिटायरमेंट नहीं देते हैं और 30 साल से पहले रिटायरमेंट ले लो तो बस थोड़े पैसे दे देते हैं। घर को फरोख्त करने वाले पैसे और बैंक से मिलने वाले पैसे दोनों मिलाकर उसकी बाकी मानदा ज़िंदगी को गुजारने के लिए काफ़ी रकम नहीं थे। उसे पता था कि उसे कितनी रकम चाहिए होगी। उसे 60 साल तक के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहने के बारे में श्योरिटी नहीं है। तो मोहम कहता है कि मगर 60 होते ही मरना भी यकीनी नहीं है। मोहम विल्सन से कहता है कि अगर वो विल्सन की जगह होता तो वो पेंशन मिलने तक नौकरी जारी रखता। विल्सन कहता है कि उसकी उम्र तब 47 साल थी और वो मज़ीद बूढ़ा होने से पहले यहाँ आना चाहता था, यानी कि कैप्री आना चाहता था। मुख्तसरन ये कि वो 1 साल रुका, फिर अपना इस्तीफ़ा बैंक को दे दिया और बैंक से पैसे मिलने के बाद सब कुछ बेच कर वहाँ आ गया। मोहम पूछता है कि क्या कभी उसे पछतावा महसूस हुआ है, जिस पर विल्सन कहता है कि उसे कभी पछतावा नहीं हुआ और उसने बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है। फिर विल्सन मोहम से पूछता है कि उसे सर्दी तो नहीं लग रही और फिर वो दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं।
अलग होने से पहले विल्सन मोहम को अपने घर पर आने की पेशकश करता है और 2-3 दिन बाद मोहम विल्सन के घर को देखने जाता है। यह एक किसान का घर था जो कस्बे से दूर था और घर अंगूर के बाग में था और घर से समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। फिर वो घर का नक्शा बयान करता है। दीवारों पर G.F. वॉल्स और लॉर्ड लेटन के बने हुए तस्वीर कुंदा थे। वहाँ पियानो भी था और विल्सन ने बीथोवन का एक धुन भी बजाया। फिर मोहम विल्सन की ज़िंदगी का एक मुख्तसर खाका खींचता है कि वो एक सादा इंसान था और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे दूसरों से कुछ ख़ास सरोकार नहीं था, वो किसी का मकरूज़ भी नहीं था, लोगों में ज़्यादा घुलता मिलता भी नहीं था, कभी कभार पार्टीज़ में भी जाया करता था, वगैरह वगैरह। वो एक दाना था कि बेवकूफ़, इस बारे में मोहम श्योर नहीं है, मगर वो यकीनन ये जानता है कि उसे क्या करना है। यानी विल्सन ये जानता है कि उसे क्या करना है। वो लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता था और सिर्फ मोहम के दोस्त से ही खुलकर बात करता था। फिर मोहम के उस जजीरे से वापस लौटने का वक्त आता है और वो वहाँ से लौटता है और अगले साल जंग शुरू होती है और फिर से कैप्री जाने में मोहम को 13 साल लगे। मगर इस बार उसका दोस्त किसी दूसरी मकान में शिफ्ट हुआ था और उसके हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। उसके नए मकान में मोहम के रुकने के लिए कोई खाली कमरा भी नहीं था, इसलिए उसे होटल में रुकना पड़ा। मगर दोस्त मोहम से मिलने आता था और वो साथ खाना भी खाते थे। फिर विल्सन का जिक्र आता है जिसे वो बिल्कुल भूल ही चुका था। वो अपने दोस्त से पूछता है कि कहीं विल्सन ने खुदकुशी तो नहीं कर ली है। तो वो कहता है कि उसकी कहानी दुख भरी है। उसके मंसूबे में यूं तो कोई खामी नहीं थी, मगर जब इंसान को कुछ मुशक्क़त ना करना पड़े और वो अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ उन चीज़ों तक महदूद करे जो मुफ्त में मुयस्सर हों, तो उसकी हिम्मत और क़ुव्वत इरादी बेकार हो जाते हैं। जब विल्सन के पैसे ख़त्म हो गए तो उसमें मज़ीद कमाने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। उसने हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आसानी से हासिल किया था और कभी किसी से कुछ उधार नहीं लाया था। मकान का किराया भी बाकायदगी से अदा करता था। उसके मकान मालिक की बीवी असुनता अब भी उसके मुलाजमा का काम करती थी और कई महीने तक किराया न मिलने पर भी कुछ नहीं कहती थी। एक दो लोग उसे कुछ रुपए उधार दे दिया करते थे, मगर अब मालिक मकान ने भी उसे किराया अदा न करने की सूरत में मकान खाली करने का नोटिस दे दिया था। एक दिन विल्सन अपने छोटे कमरे में गया और दरवाजे खिड़कियां बंद करके कोयला जलाया और सुबह जब असुनता कमरे में दाखिल हुई तो विल्सन बेहोश पड़ा था। उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वो काफ़ी दिनों तक बीमार रहा मगर फिर ठीक हो गया। वो पागल भी नहीं हुआ था मगर बिल्कुल ठीक भी नहीं था। दोस्त आगे कहता है कि वो विल्सन से मिलने गया था, उससे बात करने की भी कोशिश की, मगर वो एक अजीब अंदाज से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी हैरानी थी जैसे किसी बंदे ने एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका हो और वो पत्थर नीचे वापस ना आया हो। ये जानना बहुत मुश्किल था कि उसके साथ क्या करना है, क्योंकि न तो उसके पास पैसे थे और न कमाने के जराए। उसके पास जो दो चार चीजें थीं उसे बेचा गया था ताकि उसके कर्जे लौटाए जाएं। क्योंकि वो अंग्रेज था इसलिए इटली वाले उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि ब्रिटिश काउंसिल के पास उस पर खर्च करने के लिए फंड्स नहीं थे। फिर असुनता ने कहा कि वो एक अच्छा किराएदार और मालिक साबित हुआ है और जब तक उसके पास पैसे थे वो पैसे देता रहा है, इसलिए अभी वो उनके साथ रह सकता है और जो वो खाएंगे वही उसको भी खिलाएंगे। और अब 2 साल से उनके साथ ऐसे ही रह रहा है। अब उसकी अपनी कोई चाह नहीं है। उसको एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है, एक टूटी हुई पलंग और दो कंबल भी दिए हुए हैं। कमरे में कोई खिड़की नहीं है और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। उसके हालात कुछ खास ठीक नहीं है। मोहम पूछता है कि वो सारा दिन क्या करता रहता है। दोस्त कहता है कि वो बस इधर उधर फिरता रहता है। असुनता कभी कभार उसके पास यानी मोहम के दोस्त के पास आती है और वो असुनता को थोड़े पैसे देती है कि वो विल्सन के लिए तंबाकू वगैरह खरीद ले। अब खुदा जाने ये पैसे विल्सन तक पहुंचते हैं भी कि नहीं। फिर मोहम पूछता है कि क्या उनका विल्सन के साथ रवैया अच्छा है। तो दोस्त कहता है कि असुनता का रवैया तो ठीक है, मगर उसके हस्बैंड का रवैया ज़रा सा रूड है। वो उससे छोटे मोटे काम लेता है और मवेशी के बाड़े साफ करवाता है। मोहम कहता है कि यह कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्त कहता है कि उसने खुद अपने लिए यह चुना है।
फिर मोहम कहता है कि उसका ख्याल है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसका वो हकदार होता है। 2-3 दिन बाद जब वो अपने दोस्त के साथ वॉक कर रहा होता है तो विल्सन नजर आता है। दोस्त कहता है सीधे चलते रहो वरना विल्सन घबरा जाएगा। वो सीधा चलता है मगर कन नखियों से विल्सन को देखता है। विल्सन जैतून के दरख्तों के पीछे छुपता है और जूं ही वो आगे गुजरते हैं विल्सन फौरन भाग जाता है। बस ये आखिरी बार मोहम ने विल्सन को देखा। वो पिछले साल चल बसा। उसने 6 साल तक इसी तरह की जिंदगी गुजारी। उसकी लाश पहाड़ी के साथ पड़ी मिली। शायद वो फ्रैग्लियोनी नामी उन 2 बड़े पत्थरों को देखने गया होगा और नींद की हालत में चल बसा होगा। शायद वो इसकी खूबसूरती की वजह से मर गया होगा। तो दोस्तों, यहीं पर यह बेहतरीन कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने कहानी को एंजॉय किया होगा और समझ भी चुके होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।